हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 12 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। देखिए, ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर इसको प्रिपेयर करता है। और कब प्रिपेयर करता है? ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे, टू रिकॉन्सिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। क्या करता है वो? एक पर्टिकुलर डेट पे वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें जो भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, जो हम कैश बुक बनाते हैं उसमें बैंक का भी कॉलम होता है। तो जो कैश बुक में हमने बैंक के बैलेंसेस को लिख रखा है, उन बैलेंसेस को बैंक से जो हमें स्टेटमेंट मिला है या जो पासबुक मिला है, उसके बैलेंसेस को ये रिकॉन्सिल करता है, यानी मिलाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? शोइंग एंट्रीज को शो करने के लिए, जो कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस, जिनकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस आए हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक से जो हमें स्टेटमेंट या पासबुक मिला है उसको जब हम मैच कराते हैं, तो उनके कभी कभी बैलेंसेस मैच नहीं होते। तो उन बैलेंसेस में क्यों मैच नहीं हो रहा, वो बैलेंसेस क्या रीज़न है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, किस एंट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसी को शो करने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसी को बोला जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको प्रिपेयर करता है अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट होता है, और एक पर्टिकुलर डेट पे ये प्रिपेयर किया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं? तो नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है? इट ब्रिंग्स आउट द एरर्स इफ एनी। अगर कोई एरर होता है, चाहे वो कैश बुक में हुआ हो या पासबुक में हुआ हो, कोई भी अगर एरर है तो वो एरर हमें आसानी से पता चल जाता है कि किस गलती की वजह से बैलेंसेस मैच नहीं हुआ। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड। अब कोई चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसका पैसा तो अकाउंट में हमारे एंटर हो ही गया होगा, कैश बुक में हमने लिख लिया उसको। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वो जो है उसका अमाउंट क्रेडिट हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, क्यों उसके क्लियरेंस में दिक्कत हो रही, तो वो सारी चीज़ें भी हमें आसानी से पता लग जाती हैं। रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट यानी घपलेबाजी अगर कोई कर रहा हो हमारे बिजनेस में, तो जब हम बराबर बैलेंस को मिलाते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ, हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारे कैश बुक में कितना लिखा हुआ है, दोनों के बैलेंसेस बराबर हैं या नहीं है। अगर कोई डिफरेंसेस आता है तो आसानी से पता चल जाता है, जिससे कोई एम्बेजलमेंट नहीं हो पाता है। रिकॉन्सिलिएशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जो ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड हुआ, मान लो कि आपको 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, बैंक से क्रेडिट हुआ आपके बैंक अकाउंट में, तो कैश बुक में भी आपने 1000 लिखा या नहीं लिखा, आपने कहीं 100 तो नहीं लिख दिया या 10,000 तो नहीं लिख दिया, तो उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करने में हेल्प करता है। और इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस। अब कैश बुक तो हम प्रिपेयर करते हैं जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन बैंक में जो पासबुक में एंट्री है, वो जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो लिखा है। तो जो बैंक का बैलेंस है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें अपने कैश बुक में जो हमने बैंक कॉलम बना रखा है उसमें भी एक्चुअल बैंक बैलेंस के बारे में पता चल जाता है कि कितना एक्चुअल हमारे पास है बैंक में बैलेंस। ठीक, अब इसके बाद बात आती है, हर जगह बात है कि बैंक पासबुक क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है। नॉर्मली सब लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हो कि बैंक स्टेटमेंट क्या है और बैंक पासबुक किसको बोलते हैं। ठीक है, बैंक में जब हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हमें एक कॉपी देता है, ठीक है, जिसमें हमारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल होते हैं। जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया वो सारा डिटेल, पैसा जमा किया, पैसा निकाला, कोई अमाउंट डेबिट हो गया यानी कोई पैसा बैंक ने काटा या कोई इंटरेस्ट मिला, वो सारी डिटेल उसमें आपको प्रिंट करके बैंक दे देता है। आपको एक कॉपी, आपके अकाउंट की कॉपी दे देता है, उसी को बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बोला जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। बैंक की बुक में
बैंक ने जो आपके नाम से अकाउंट ओपन कर रखा है उसी की एक कॉपी है। अब इट इज इशूड बाय द बैंक, कौन देता है इसको? बैंक देता है। टू द किसको? अकाउंट होल्डर। फॉर किसके लिए देता है भाई? कंपेयर कर लो कि बैंक में आपके इतने ट्रांजेक्शन एंटर हुए, आपने भी कहीं लिखा होगा, मिला लो कि कहीं गलत कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं लिख रखा है आपने, या बैंक में कोई गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ। कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड डिफरेंसेस आर डिटरमाइंड। और अगर कोई आपके दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो वो भी उससे पता चल जाएगा कि क्यों डिफरेंस आ रहा है या किस एंट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जो कैश बुक में बैंक बैलेंस आया है और पासबुक का जो बैंक बैलेंस है उसको मिलाने के लिए, और ये पता करने के लिए कि उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्या उसका रीज़न है। तो वो रीज़न्स देखिए क्या क्या होंगे। रीजन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेज एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। जो कैश बुक हमने प्रिपेयर किया, कैश बुक हम बनाते हैं, और पासबुक कौन देता है? बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाता है। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आते हैं वो उसका रीज़न क्या होता है? इसके 3 रीज़न हैं। पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइम गैप का डिफरेंस होता है। उस टाइम गैप की वजह से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम गैप होता है, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसको बैंक रिकॉर्ड करता है और हमको उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जिस डेट पे हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। क्योंकि इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट मतलब अगर पासबुक है तो पासबुक में जब हम प्रिंट कराएंगे तब हमको जाके इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन जिस दिन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे उस दिन अगर हमने पासबुक को प्रिंट नहीं कराया बैंक से तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला होगा। सीधी सी बात कि बैंक ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका इंफॉर्मेशन अगर हमें उस डेट तक नहीं मिला जिस दिन हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उससे भी हमारे जो है कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। और तीसरा होता है एरर्स, कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे पासबुक और कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो अब इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अभी हमने कहा टाइमिंग का मतलब टाइम गैप, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम गैप होता है। अब टाइम गैप में जैसे मान लीजिए कोई चेक से अगर पेमेंट वगैरह है या चेक से अमाउंट कोई हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 अप्रैल को कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया, वो चेक था SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन इसको हमने 1 अप्रैल को ही बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, चेक मिला था, लेकिन जो चेक हमने डिपॉजिट किया वो हमने डिपॉजिट किया PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखो SBI का चेक मिला था, हमने डिपॉजिट किया कहाँ पे? PNB में हमारा अकाउंट था उसमें। तो अब क्या होगा कि उसी दिन तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा नहीं, ये PNB क्या करेगा? सबसे पहले SBI के पास चेक भेजेगा, वहाँ से क्लियरेंस होगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद SBI से पैसा PNB में ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या आपके अकाउंट से डिडक्ट होना तो डिडक्ट होगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए देखिए कि जिस दिन हम चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं कैश बुक में तो हम उसे उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि बैंक में हमारा पैसा चला गया, लेकिन स्टेटमेंट बनाते टाइम अगर उस दिन तक वो नहीं क्लियर हुआ चेक तो फिर हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, पासबुक में के बैलेंस में और कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो पहला दिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मान लो हमने किसी बंदे को जो है चेक इशू कर दिया, तो जैसे ही चेक देते हैं हम उसको पेमेंट साइड में दिखा देते हैं, कैश बुक क्रेडिट में बैंक कॉलम में शो कर देते हैं कि चेक से हमने पेमेंट किया। अब अगर 1 अप्रैल को हमने पेमेंट किया और मान लीजिए कि इस दिन सैटरडे पड़ जाए, क्या पड़ जाए? सैटरडे। तो अब सैटरडे को हमने चेक दिया, उसको दोपहर के बाद दिया, मान लो बैंक बंद हो गया, तो अब 1 अप्रैल को तो वो माइनस नहीं होगा बैंक से, ठीक है। अब 3 अप्रैल को मंडे है, 3 अप्रैल को मंडे है और इस दिन हमें प्रिपेयर करना है क्या? अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में BRS, ठीक। लेकिन
सपोज ये मानिए भाई हमें अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, तो हमारा अपना पर्सनल काम हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस दिन कोई बैंक में छुट्टी पड़ गई, क्या हो गया, हॉलीडे, बैंक में क्या है, हॉलीडे है। अब बताओ बैंक में अगर हमने 1 अप्रैल को किसी को चेक दिया, सैटरडे था, 2 को संडे पड़ गया, 3 को जो है हॉलीडे हो गया, ठीक है, लेकिन हमने BRS तो अपना प्रिपेयर किया, बैंक में हॉलीडे था, तो क्या बैंक से उतना माइनस हुआ, पैसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमने सैटरडे को चेक दिया तो मंडे तक तो बैंक लेके गया ही नहीं। तो जब चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक पेमेंट किसको करेगा, बैंक को थोड़े पता है कि आपने किसी को चेक काट के दे दिया है तो उसको पता चल गया हो, वो जाके उसके घर पे पेमेंट करे और आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। आपने जिसको चेक दिया है वो जब बैंक जाएगा, बैंक को चेक देगा, तब उसको पेमेंट मिलेगा और तभी आपके अकाउंट में माइनस होगा वो। हाँ, अगर वो उसी दिन लेके चला जाएगा तो आपको स्टेटमेंट में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर उस दिन तक उसने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में पेमेंट के लिए तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने तो कैश बुक में पेमेंट में माइनस कर रखा है, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, यानी पेमेंट दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में अभी बैंक से पैसा आपके निकला ही नहीं, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड। अब मान लीजिए आपने 31 मार्च को कोई चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आप 31 मार्च को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अगर चेक डिपॉजिट सेम डेट में किया तो उसको आप तुरंत जो है बैंक में लिख लेते हैं कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में, यानी बैंक में पैसा आपने बढ़ा लिया। लेकिन अभी वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो क्लियरेंस के लिए जाएगा, वेरीफाई होगा जिस ब्रांच का होगा, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी टाइम गैप आता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी भी चेक का मैटर हो, चाहे चेक से हम पेमेंट कर रहे हो किसी को या चेक से हमको पेमेंट मिला हो, हमने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया हो, तो कुछ टाइम गैप आ जाता है। इस वजह से उसके बीच में अगर हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया तो कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो डायरेक्ट बैंक से रिकॉर्ड होता है, ठीक, उसका इंफॉर्मेशन हमें तब मिलता है जब हम स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं, पासबुक में अपनी एंट्री करवाया या बैंक स्टेटमेंट हमने निकाला, तभी हमें उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो गया, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन अभी कैश बुक में हमने नहीं लिखा। उसका रीज़न है क्योंकि बैंक से अभी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बैंक हमको आके नहीं बताएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है हम उसको भी नहीं मानेंगे। बैंक से जब हम प्रॉपर नोट हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम उसी को यहाँ मानेंगे। यानी कि मोबाइल पे मैसेज आ गया तो हम उसको भी कंसिडर करें, उसको अभी छोड़ दीजिए, वो आपको अभी कंसिडर नहीं करना। सीधा सा बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक से हमें मिलाना है तो पासबुक की बात करेंगे। तो अगर अभी तक हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, यानी स्टेटमेंट हमको नहीं मिला, ठीक है, हमें पता नहीं चला, प्रिंट हमने नहीं कराया, तो ऐसे कंडीशन में हमें पता नहीं चलेगा। और पता नहीं चलेगा तो कैश बुक में तो हमने लिखा ही नहीं होगा अगर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो गया। जब बैंक हमको बताएगा यानी हमको स्टेटमेंट देगा तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमने उसके बीच में इंफॉर्मेशन मिलने के बीच में अगर हमने पहले उसके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया तो। ऐसे ही बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने कोई बैंक चार्ज, एटीएम सर्विस, चेकबुक का पैसा, इंटरनेट जो है बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का कुछ पैसा डिडक्ट किया, कुछ सर्विसेज का, या आपने लोन वगैरह ले रखा है तो इंटरेस्ट उसमें से काट लिया, ठीक है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक तो हम कैश बुक में लिखेंगे नहीं, और कैश बुक में अगर हमने लिखा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो वो भी रीज़न होगा कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेज में डिफरेंस आने का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब हमारी तरफ से कोई इंटरेस्ट कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है और वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक जब तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मतलब सीधी सी बात, हम बैंक में जाएंगे, पासबुक में एंट्री कराएंगे या बैंक से स्टेटमेंट निकालेंगे, तभी वो हम जो है हमारा बैलेंस मैच होगा। अगर हमने नहीं लिया, ये सब स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, बैंक से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया और हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ऐसे में डिफरेंस आ जाएगा।
ये भी एक रीज़न है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, ठीक है, अगर हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक हमारी तरफ से कोई पेमेंट करता है, जैसे हम अपने अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको लिंक करा देते हैं, बिजली का बिल है उसको लिंक करा दिया, तो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम वो डिडक्ट होता रहता है, उतना पैसा हमारे अकाउंट से कटता रहता है। लेकिन कट गया बैंक से, उसका इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से मिलेगा, और अगर स्टेटमेंट हमको उस दिन तक नहीं मिला है तो फिर हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाई अ कस्टमर, कोई कस्टमर है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, तो जब तक बैंक से स्टेटमेंट मिलेगा नहीं तो तब तक हम कहाँ से अपने कैश बुक में लिखेंगे, कैश बुक में तो लिखा ही नहीं होगा। जब हमें प्रूफ मिल जाएगा बैंक से कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो हम कैश बुक में लिखेंगे, और अगर हम उसके पहले ही स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर डिफरेंस आएगा। एक रीज़न ये भी होगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हमने डिस्काउंट करा लिया, जैसे हमने उधार में किसी को सामान बेचा तो वो हमारा डेटर हुआ, लेकिन अगर वो रिटर्न में एक स्पेसिफिक डेट पे अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो जाए तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है। हमको पैसे की ज़रूरत पहले पड़ी, उसने 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया था, उस पर लिखा हुआ था कि 3 महीने के बाद पैसा देगा। हमें पैसे की ज़रूरत पहले पड़ी तो बैंक हमको एक सर्विस देता है कि आपके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको आप बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो, बैंक कुछ पैसा अपना चार्ज काटेगा, बाकी पैसा दे देगा। तो आपने बैंक से डिस्काउंट तो करा लिया, पैसा ले लिया, आपने कैश बुक में लिख भी लिया, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे भी दिया, लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन पेमेंट मिलना था उस दिन जिससे मिलना था उसने पैसा ही नहीं दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपने पैसा ले रखा है और आप सोच रहे होगे कि बैंक ने उससे ले लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज ही आपका डिसऑनर हो गया, बैंक को पेमेंट नहीं मिला, तो वो ट्रांजैक्शन जो उसने आपको पैसा दिया वो कैंसिल होगा। मतलब उसने आपके अकाउंट में प्लस किया था, उतना पैसा आपको दिया था, अब वो डिडक्ट करेगा। तो इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कैश बुक में लिखोगे नहीं इसके लिए, तो ये भी एक रीज़न है। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अब एक सर्विस बैंक हमें ये भी देता है कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका पैसा वो कलेक्ट करेगा हमारे जो डेटर हैं उनसे, ठीक है, जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज हमको दिया है। तो उस बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, उसका इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक हमें नहीं मिला, स्टेटमेंट नहीं मिला, तो भी हमारे कैश बुक में डिफरेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो सिर्फ बैंक से हुआ है अभी और बैंक से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम अपने कैश बुक में लिखेंगे, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की वजह से भी हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस हो जाता है। और तीसरा जो हमारा लास्ट है एरर्स एंड ओमिशन। एरर मतलब कोई गलती हो गई, हमें 100 रुपये लिखना था 1000 लिख दिया, ठीक है, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, लिखना था हमें एक्स में हमने लिख दिया वाई में, तो ये एरर हो गया। ओमिशन मतलब हमने लिखा ही नहीं, छूट गया, एकदम से हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जिनकी वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को 100 रुपये 1000 रुपये का पेमेंट चेक से कर दिया, बैंक में वो गया, पैसा निकाल भी लिया, लेकिन हमने उसको कैश बुक में लिखा ही नहीं, भूल गए हम। तो भूल गए तो बैलेंस कहाँ मैच करेगा, 1000 रुपये हमारे बैंक कैश बुक में जो हमने लिख रखा है 1000 हमेशा ज़्यादा दिखाएगा। मान लो 10,000 रुपये पहले से हमारे पास थे, ठीक है, जैसे हमारे पास कितना था पहले से, ये कैश बुक हो गया, ये पासबुक हो गया, 10,000 रुपये हमारे पास है, कैश बुक पासबुक बराबर है। 1000 रुपये का पेमेंट हमने बैंक से कर दिया किसी को, तो बैंक में बचा 9000, लेकिन कैश बुक में लिखना हम भूल गए। तो अब देखो भूलने की वजह से क्या हुआ कि ये 10,000 कैश बुक में बैलेंस दिखा रहा है और पासबुक में 9000 रुपये का बैलेंस दिखा रहा है। अब इन बैलेंसेस को मिलाने के लिए कि भाई गलती कहाँ हुई, क्या रीज़न है, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 1000 माइनस है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करके बराबर करेंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये होता है ओमिशन, छूटना। एरर का मतलब कि पासबुक से पेमेंट हमने 1000 का किया लेकिन कैश बुक में सिर्फ हमने 900 रुपये लिखा, सॉरी 100 रुपये लिखा। कितना लिखा, 100 रुपये, तो कितना बचा, 9,900 रुपये बचा। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एरर, मतलब 1000 का पेमेंट किया लेकिन 100 ही हमने कैश बुक से माइनस किया,
ठीक। तो डिफरेंस शो करेगा, ये एरर एंड ओमिशन है। तो ये इसके क्या है, रीजंस हैं जिनकी वजह से कैशबुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैंक बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मेथड। तो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इस क्लास में हम बताएंगे कि अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप अच्छे तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। क्या ध्यान देना है, पहला तो डेट को ध्यान में रखना है। द डेट ऑन विच बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कि जिस डेट में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट क्या है, उस दिन तक कौन से ट्रांजैक्शन कैश बुक में हुए हैं, कौन से ट्रांजैक्शन पासबुक में हुए हैं, कौन से दोनों में हो चुके हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन उस डेट तक, उसके बाद का अगर कोई है तो उसे हमें नहीं लेना है। जिस दिन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बस उस दिन के डेट तक ही हमें जो है रिकॉन्सिल करना है, यानी कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को मिलाना है। दूसरी चीज़, हमें बैलेंस को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा बैलेंस है, जैसे विच बैलेंस, दैट इज दैट ऑफ कैश बुक और ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज द बेसिस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। यानी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बेसिस है वो बेसिस कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का बैंक बैलेंस है जो कैश बुक में लिखा है, उसके बेसिस पे हम उसको मिला रहे हैं पासबुक से, या पासबुक को बेस लेंगे और उसको मिलाएंगे हम किसको, कैश बुक से मिलाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो उस समय एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कहीं बैलेंस एज पर कैश बुक मिला तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि उतना पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, और डिपॉजिट है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। फिर अगर आपको कहीं मिला डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब भी कि बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिटेड है, तो पॉजिटिव हुआ ये। फिर लिखा है क्रेडिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। तो क्रेडिट बैलेंस, अगर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या कि क्रेडिट ज़्यादा है, कैश बुक में हमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब कि बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट था हमने उससे ज़्यादा विड्रॉ किया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट। क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये निगेटिव होता है। फिर इसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब बैंक में पैसा इतना डिपॉजिटेड है, प्रेजेंट टाइम में हमारे अकाउंट में पैसा है। क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक, इसका मतलब भी कि बैंक में इतना पैसा अभी भी डिपॉजिट है। और डेबिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस इन पासबुक मतलब ओवरड्राफ्ट है और ये निगेटिव है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस को पॉजिटिव कहा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव कहा, तो ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कैश बुक का जो डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन देखिए, कभी ध्यान से देखिएगा, आपके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करे, है ना, तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ रुपीज़ इतना आ जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और वो लिख कौन रहा है, बैंक एंट्री कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, बैंक कर रहा है, तो बैंक के यहाँ आप क्रेडिट हुए, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने यहाँ लिखोगे तो आपको मिल रहा है तो आप उसको डेबिट लिखोगे, ठीक है, दोनों में अपोजिट हो जाता है। सीधी सी बात ध्यान रखो कि कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट होता है, और कैश बुक का क्रेडिट पासबुक का क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर कैश बुक में कहीं डेबिट मिला मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस होगा। कैश बुक में अगर कहीं क्रेडिट दिखा तो इसका मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस होगा। पासबुक में ठीक इसका उल्टा होता है, पासबुक के डेबिट का मतलब क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस होगा, और क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आता है प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन
स्टेटमेंट, इसके बाद हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा, इन बैलेंसेस को ध्यान में रख के वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।